We have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज मई 6 बुध की शाम जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, पूरी दुनिया कुछ सुख का सांस ले रही है। इसकी वजह यह है कि वाशिंगटन से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से तेहरान तक खबरें सरगर्म हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पीस माहिदा या एक पीस डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। ख्याल किया जा रहा है कि इस पीस डॉक्यूमेंट को फैसला कुन और आखिरी शक्ल आइंदा 24 से 48 घंटों में दे दी जाएगी। ईरान की जानिब से इसकी इब्तदाई मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फैसला और आखिरी मंजूरी आनी बाकी है। इस डॉक्यूमेंट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने, अमरीकी सैंक्शंस हटाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलने जैसे बड़े नुकात शामिल हैं, ये मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रोक दिया था। तो क्या वाकई अमन की तरफ कोई बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है और ईरान अमेरिका किसी बड़ी डील की तरफ बढ़ रहे हैं? ये हम आज के प्रोग्राम में आपको तफसील से समझाएंगे। इस डेवलपमेंट का आगाज़ आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से किया और जंग के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए कहा कि ईरान के साथ एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ डेवलपमेंट हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ अरसे के लिए रोकने का ऐलान भी किया ताकि ये देखा जा सके कि अमन माहिदा तय पाता है या नहीं। इस एक्शन पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फौरन का शुक्रिया अदा करते हुए एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर बरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रेसिडेंट ट्रंप का पॉजिटिव रिएक्शन खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। एक्स पर अपने एक बयान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम एक ऐसे माहिदे के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं जो खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस पॉजिटिव बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नाम लिए बगैर अपने रिएक्शन में कहा था कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन माहिदा मुनसिफाना और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इस हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट आज अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस की एक रिपोर्ट पर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए 1 पेज माहिदे के बहुत करीब हैं। एक्सॉस ने इस माहिदे की कुछ अहम तफसीलात भी शेयर की हैं जो आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सियोस की स्टोरी में दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान एक ऐसे 1 पेज मेमोरेंडम के करीब पहुंच चुके हैं जो न सिर्फ जंग के खात्मे का ऐलान करेगा बल्कि मुस्तकबिल में तफसीली न्यूक्लियर मुज़ाकरात की बुनियाद भी रखेगा। ये 14 नुकाती मुजव्वज़ा मुआहिदा सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और ईरानी ऑफिशियल्स के दरमियान बराह रास्त और मीडिएटर्स के जरिए तय किया जा रहा है, जबकि अमरीकियों को तवक्को है कि ईरान आइंदा 48 घंटों में अहम नुकात पर जवाब देगा। इस मुआहिदे की सबसे अहम पेशरफ्त यह है कि ईरान न सिर्फ यूरेनियम की इनरिचमेंट रोकने पर आमादा नजर आता है, बल्कि हाईली इनरिच यूरेनियम की मुंतकली पर भी रजामंद हो सकता है, जो अब तक अमरीका की सबसे बड़ी शर्त रही है। लेकिन ईरान इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। बदले में अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियां मरहलावार खत्म करेगा और दुनिया भर में मुंजमद अरबों डॉलर के ईरानी फंड्स भी बतदरीज जारी किए जाएंगे। इसी मुआहिदे में यह भी शामिल है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में आमदोरफ्त पर आयद ईरानी पाबंदियां और अमरीकी नेवल ब्लॉकेड आहिस्ता आहिस्ता खत्म किए जाएंगे। ताहम पहले मरहले में जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद 30 दिन का निगोसिएशन पीरियड शुरू होगा, जिसमें तफसीली मुआहिदे पर बात होगी। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करना और अमरीकी पाबंदियां ख़त्म करने जैसे अहम मामलात पर फैसला किया जाएगा। एक्सियोस के मुताबिक ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। एक्सियोस की इस रिपोर्ट पर अपने रिएक्शन देते हुए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्समैन ने CNBC को बताया कि ईरान उस 14 पॉइंट्स प्रपोजल का जायज़ा ले रहा है जो वाशिंगटन की जानिब से उन्हें मौसूल हुआ है।
रॉयटर्स ने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल से इस खबर की तस्दीक की है और कहा है कि अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के करीब है और जल्द ही एक अमन माहिदा तय पाने वाला है। खुद अमरीकी ऑफिशियल्स इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि इस जंग से वो जो हासिल करना चाहते थे वो उन्होंने हासिल कर लिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब ख़त्म हो चुका है और हमने इसके मकासद हासिल कर लिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि अब कोई माहिदा हो जाए। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. He preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो साफ अल्फाज में कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है, अब एक माहिदा होना चाहिए और उसके लिए वो चाहते हैं कि पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन हो जाए जिसमें तमाम मसाइल को दर्ज कर लिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल लिया जाए और उसके बाद एक टाइमलाइन के अंदर इन तमाम चीज़ों पर मुज़ाकरात कर लिए जाए। बज़ाहिर ये बहुत ही डूएबल मामला है और जिसका इज़हार आपने बराह रास्त वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से सुन लिया। इस पूरे मामले में अब हमने देखा है और ख़ास तौर पे आज देखा कि चाइना पस पर्दा इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। आज जिस वक्त माहिदे की खबरें मंजर आम पर आ रही थी उस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बीजिंग में थे, जो इस जंग के दौरान उनका पहला दौरा चीन है। इसी दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक गैर मामूली बयान में जंग पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्द और मुकम्मल खोलना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान आग बचोली का सिलसिला भी जारी है। हमेशा की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप धमकियों पर उतरे हुए हैं और चंद घंटों पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने अमन माहिदा तय कर लिया तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ज़रूर और फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान समेत सब के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ तो ईरान को पहले से शदीद बमबारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके इल्म में है कि इससे पहले खारजा और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो ख़त्म हो चुका है। बहरहाल इस पूरे मौजू पर हम तफसीली मालूमात लेते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर सीजनड एनालिस्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स, फॉर डिफेंस अफेयर्स, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और बहुत ही पाकिस्तान के बहुत ही बाखबर सहाफ़ी रहे हैं मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। क्या आप उन लोगों में हैं जो समझ रहे हैं कि इट्स नाउ नियर डन डील, यानी कि अब हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम समझते हैं कि अब कुछ फासला बाकी है, अदरवाइज तो अब हम एक पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? ये बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि आज का दिन तो वैसे भी हम मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं, उसी दिन हमें खुशी दुबाला हो गई है क्योंकि वी आर क्लोज टू द मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसके कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और कर रहा है और अब दोनों साइड्स लगता है कि तैयार हैं। और जो फैसला हुआ था 12 अप्रैल की सुबह को इस्लामाबाद में कि MOU तैयार किया जाए जिसमें सारे इश्यूज़ को लिस्ट कर लिया जाए, अब मेरे ख़्याल में वो अगले 24 या 48 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो ये बड़ी खुशखबरी है, खुशाइंद बात है और इसमें पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है और पाकिस्तान के साथ बाकी लोगों का भी वो बड़ा अहम किरदार रहा है और इस हवाले से जो ये किरदार है ये मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया उसको सराहेगी कि एक इतनी बड़ी आलमी जंग को ख़ात्मे में पाकिस्तान वॉज द पिवटल प्लेयर। मुशाहिद साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़ाहिर है कि अभी एक फ़ाइनल वर्ड तेहरान से आना बाकी है, लेकिन जैसे कि अभी आपने फरमाया और हमने अभी मार्को रूबियो का जो शॉट सुनाया उसमें भी वो ये कह रहे थे कि एक MOU जिसके अंदर तमाम जो हलशुदा मसाइल हैं वो तहरीर कर लिए जाएँ और एक तय कर लिया जाए कि हम इस पर आगे चल के मुज़ाकरात कर लेंगे एक टाइम लाइन के अंदर और उससे पहले जो है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें, दोनों तरफ से खुल जाए। हमने बुनियादी तौर पे देखा था कि यही बुनियादी मुतालबा था ईरान की जानिब से भी कि ये हम बाद में कर लेंगे, पहले हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। और एक चीज़ उन्होंने और कही थी कि इस बात को बिल्कुल यकीनी बनाया जाए कि इसके बाद कोई हॉस्टिलिटीज़ कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ नहीं होंगी। तो बज़ाहिर जो ईरानी शराइत हैं वो तस्लीम होती नज़र आ रही हैं इस पूरी जो डेवलपमेंट है इसमें। जी, ईरान का यही मुतालबा था कि जंग बंदी ना हो लेकिन एक जामे पायदार अमन की तरफ जाए।
जिसे आज वांग जी और अब्बास अरगची ने कहा है बीजिंग में, कॉम्प्रिहेंसिव पीस। और दूसरा उनका था कि सीक्वेंसली देखें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वैसे बाय द वे वो इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर। लेकिन चूंकि इसके आलमी असरात थे और हैं मईशत के ऊपर और तवानाई के ऊपर, तो सीक्वेंस चेंज हो गया है। ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ब्लॉकेड दोनों तरफ से खात्मा हो और आमदोरफ्त शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर MOU के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाए जिसका 30 डे टाइम लाइन हो, और डेडलाइन भी दे दी गई है। तो मेरे ख्याल में दोनों लोग संजीदा भी हैं और दोनों लोग चाहते हैं कि जंग ना हो और कि अमन की तरफ जाया जाए, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं इस खित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी। जैसे मैंने अर्ज़ किया मिशा साहब, ये तो पक्की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि अब एक डील हो जाए जिसको वो उसमें उनके लिए ऑफ रैम्प हो, वो चाहे उसको किसी तरीके से भी इंटरप्रेट करे। लेकिन ये अभी हमें बहरहाल देखना है कि ईरान में क्योंकि टीयर्स है फैसला साजी की, और फाइनल जो टीयर पे पहुंचने के लिए यानी कि सुप्रीम लीडर तक पहुंचने के लिए बहुत मराहिल हैं, वो बड़ा कोई सिंपल या स्मूथ प्रोसेस नहीं है। तो आर वी श्योर या हमें अंदाज़ा है कि वहाँ से भी इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इसकी जो है वो कबूलियत जो है सुप्रीम लीडर से भी आ जाएगी? मेरा ख्याल में मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि ईरान भी चाहता है कि बाइज़्ज़त तरीके से जंग का ख़ात्मा हो, क्योंकि उनके लिए तो एक सियासी फतह तो हो गई ना, उनका सिस्टम भी कायम रहा, उनकी रजीम भी कायम रही, उनकी फ़ौजी सलाहियत भी कायम रही, वो झुके भी नहीं और वो गिरे भी नहीं। और मेरे ख्याल में वो 3 ममालिक की बात सुनेंगे इस वक्त, वो सुन रहे हैं पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरेबिया, और तीनों का यही मशवरा है ईरानी भाइयों की तरफ कि जनाब आप काफ़ी हो गया, आप ख़त्म करें। और मेरे ख्याल में ईरानी सिस्टम में जिसमें सुप्रीम लीडर अभी रहबर भी शामिल हैं और उनका जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि यकीन दहानियाँ जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की हैं और चाइना भी दे रहा है और उसके पीछे सऊदी अरेबिया भी है, उस पर वो लगता है कि वो मुतमिन है और बात आगे बढ़ेगी। और एक्चुअली जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कामरान साहब, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखे ना, उनका जहाज़ पकड़ा, अमेरिकनों ने जहाज़ छोड़ा, उनके क्रू को भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर हमने जब उनके लिए कॉरिडोर्स खोले, अमेरिका ने उसका एतराज़ नहीं किया, और अब जो उन्होंने कल शुरू किया था ये अपना ऑपरेशन, वो उन्होंने खुद रोक दिया। तो सो जो एक्शन सारे हैं, दे पॉइंट टूवर्ड्स लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दे पॉइंट टूवर्ड्स अमेरिकन रेडीनेस फॉर अ डील। और ट्रंप के इस पर बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है पॉलिटिकली, वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पिछले 48 और 72 घंटों से हो रहे थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आज इस पूरी सूरत हाल में जिसमें हम देख रहे हैं। मगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना मुशाहिद साहब, कि आज के दिन जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इसका अनाउंसमेंट टाइप की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, वो बीजिंग के अंदर है, और इस दौरान हमने देखा है कि बीजिंग इस मामले में बड़ी कॉशियस उनकी टोन रही है। लेकिन आज काफ़ी डिसाइसिव टोन के अंदर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ख़ास तौर पे कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलनी चाहिए और ज़रूर खोलनी चाहिए, और ये पूरी दुनिया का कंसेंसस है। वो एक तरह से कह रहे थे कि ये ऑलमोस्ट ये दोनों का केस है, US का भी और ईरान का, इंडिफेंसिबल हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा जाए। आपको याद होगा जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान गए थे 3 दिन के लिए पिछले महीने, तो उन्होंने हमारे मशवरे पर उन्होंने मशवरा दिया ईरानियों को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरानियों ने खोल दिया। लेकिन ईरानियों की तवक्को थी, जो जायज़ भी थी, कि उसके बदले में, उसके एवज़ ट्रंप जो है ब्लॉकेड ईरान का ख़त्म करेगा। लेकिन चूंकि उन्होंने ब्लॉकेड नहीं ख़त्म किया, तो उन्होंने फिर अपना जो कंट्रोल है, क्लोजर है, वो बहाल कर दिया। तो इस पर ईरानी व्यू बड़ा प्रैग्मेटिक और फ्लेक्सिबल रहा है। और जो वांग जी ने एक और बात भी की ना, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात भी की, और फिर ये भी कहा कि ईरान इज़ अ रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना। तो ईरान को भी उन्होंने मुतमिन कर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, UN में हो या वैसे भी स्ट्रेटेजिक हवाले से भी। और साथ साथ ये है कि क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो आलमी एक वाटरवे है ना, जिसका एक कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज़ गारंटीड अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो उसका खात्मा होना था। लेकिन वो टिट फॉर टैट होना था, ईरान अपना लिफ्ट करे क्लोजर और साथ अमेरिका ब्लॉकेड लिफ्ट करे, जो अमेरिका गालिबन तैयार हो गया है। तो दोनों तरफ से रजामंदी शामिल है। मुशाहिद साहब, ये भी लग रहा है, खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो हैं वो परहैप्स यूनाइटेड नेशंस में जाएं और फिर यूनाइटेड नेशंस की कोई रेजोल्यूशन आए ताकि इसकी कोई सैंक्टिटी बरकरार हो सके। पॉसिबिलिटी है?
जी ये बुनियादी वजह है कि आज अब्बास अरगची जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना क्यों गए हैं। वो चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। वो चाहते हैं कि अब जब एग्रीमेंट हो जाए, एमओयू इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हो जाए और फिर बाकी टॉक्स बाद में जहां मर्जी हो, लेकिन उसका गारंटर, उसकी कानूनी हैसियत, उसका एक लीगैलिटी जो है उसको बाउंड करने के लिए दोनों साइड्स को, वो उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए और मेरे ख्याल में वो जायज़ मुतालबा है और उसी बुनियाद पर होगा और चाइना उसको स्पेयर हेड करेगा। और आपको याद होगा कि चाइना ने पिछले महीने भी रेजोल्यूशन पास किया था जिसको पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था, रशिया ने भी, सोमालिया ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर, जो ईरान को एकतरफा तौर पर मजम्मत कर रहा था तो हमने उसका नहीं माना। तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी कायम है, चाइना की भी, पाकिस्तान की भी है। तो इस हवाले से वो बेसिकली वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के लिए वो चाइना गए हैं। और दूसरा वजह उसकी चाइना जाने की ये है कि एक हफ्ते के बाद सदर ट्रंप खुद बीजिंग पहुंचेंगे, तो जो शी जिनपिंग के टॉकिंग पॉइंट्स होंगे सदर ट्रंप के साथ, उसमें ये बात शामिल होगी, ये अबाउट दिस गारंटर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। शाह साहब, एक और चीज़ जो हमने ये एक्सोएस की आज रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में इसका जिक्र है, और उसमें जो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें यह है कि सैंक्शंस भी जो हैं वो रिलैक्स होंगी या कम होगी या ख़त्म होंगी। और जाहिर है कि ईरान की ये बहुत बड़ी एक डिमांड हो सकती है और कंडीशन हो सकती है किसी भी पीस अकॉर्ड के लिए कि सैंक्शन जो उनकी 47 साल से इस दौरान मुख्तलिफ होती गई हैं, बहुत ही ब्रूटल सैंक्शन जो हैं वो ख़त्म हो, जिससे कि उनको कोई उनकी इकॉनमी को नया सांस लेने का मौका मिले। तो ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सैंक्शंस भी ख़त्म हो, क्योंकि फिर पाकिस्तान के बराबर में एक वाइब्रेंट इकॉनमी जो है वो जन्म लेगी। देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कामरान साहब। ईरान का नंबर 1 प्रायोरिटी, बी वेरी क्लियर, नंबर 1 प्रायोरिटी न्यूक्लियर नहीं है। न्यूक्लियर तो उन्होंने गिव अप कर दिया, ना वो बॉम्ब बना रहे हैं, ना उनकी सलाहियत है, ना वो बनाना चाहते हैं। ये कमिटमेंट वो दे चुके हैं। उनके लिए इक्तिसादियात इज द की थिंग। सैंक्शंस आर क्रिपलिंग और उसमें काफ़ी तबाही आई है उनकी इकॉनमी को, और वो अब से नहीं कई दहाइयों से चल रहे हैं। तो सैंक्शंस रिलीफ के साथ साथ जो उनके जो पैसा भी सीज किया था अमेरिकन ने, वो भी सुना किस्तों में देने का फैसला हो रहा है कि 120 बिलियन डॉलर्स हैं, गालिबन वो 20 ट्रांचेस में देंगे 20 बिलियन डॉलर्स के। तो ये उनके लिए नंबर 1 इशू सैंक्शंस है, अमेरिका के लिए न्यूक्लियर है और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस है। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुशाह साहब, इसी दौरान ये भी बड़ी डेवलपमेंट है कि बराह रास्त अमेरिकन एक्विसेंस या प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्विसेंस के साथ ईरान ट्रांजिट ट्रेड शुरू हुआ है। उस वक्त जबकि जंग जारी थी, उस वक्त जबकि सैंक्शंस थी, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। ये सिर्फ आई एम श्योर कि ये वॉर रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक मेजर स्ट्रेटिजिक जो है वो आउटरीच है जिसका कि आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। देखिए ना, दैट वाज अ सीबीएम फ्रॉम द अमेरिकन साइड ऑल्सो। आपने देखा कि जब सदर ट्रंप से परसों पूछा गया, एक शरारती सवाल पूछा गया कि जी वो पाकिस्तान ने ये कर दिया है, आपने तो ब्लॉकेट किया है। उनका छोड़ो यार, मुझे पता है इसका, छोड़ो, और पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री और तारीफ की हमारी। तो इसका मतलब है उन्होंने एक अंदिया दे दिया कि आइंदा का जो नक्शा उभर रहा है इस खित्ते के हवाले से, इक्तिसादी हवाले से, सियासी हवाले से और स्ट्रेटेजिक हवाले से, उसमें ईरान का जो रोल है एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी वो बड़ा की है। और ये हमारे लिए बड़ा अहम है कामरान साहब, हमारी मईशत के लिए, क्योंकि अगर पाइपलाइन की इजाज़त मिल जाती है, सैंक्शन ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके तो 40% कम कॉस्ट आ जाएगी। गैस का वो इशू जो है इंपोर्ट करने का, आपकी तवानाई का बहुत बड़ा एक इंकलाबी तब्दीली आ जाएगी आपके मईशत के लिए भी, आपके मुल्क के लिए भी। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इसलिए आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाया 26 अप्रैल को, बड़ा एक सिग्निफिकेंट था और वो सब ने कबूल भी कर लिया और किसी ने एतराज़ भी नहीं किया बशमूल अमरीका। शाह साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, यूएस और ये ईरान का एक्सक्लूसिव इशू नहीं है। अब ये तो पूरे रीजन का इशू है, पूरे वेस्ट एशिया का इशू है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछली 2 महीने की जंग की सूरत हाल रही, इसमें बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हुआ है, जो गल्फ़ स्टेट्स पे ईरानियन अटैक्स हुए हैं और फिर उसके बाद जो बिल्कुल र्यून हो गए ताल्लुकात, जिसको कहना चाहिए, ईरान के और बहुत सारी गल्फ़ स्टेट्स के साथ। ये जो माहिदा होगा, इसमें इन स्टेट्स का और जो इनकी रिजर्वेशंस है या इस हवाले से जो हालात ख़राब हुए हैं पिछले 2-3 महीने, इस 2 महीने के दौरान, वो रिपेयर हो, उनके लिए भी तो एक प्रॉपर रेजोल्यूशन चाहिए होगा ना, कि हालात बिल्कुल पुरसुकून हो जाए इस लेवल पर भी।
वो उसके दो पहलू हैं, एक उनका एक बाहमी पहलू है ईरान का और उन 6 ममालिक का, और मैं समझता हूँ उनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जिससे ईरान के ताल्लुकात मेरे ख्याल में जल्दी मामूल पर आ जाएंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर शामिल हैं। लेकिन जो तलखी ज़्यादा है ईरान की इस वक्त UAE के साथ है, बहरीन के साथ है, कुवैत के साथ है। तो एक तो बाहमी एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें पाकिस्तान भी एक एलिमेंट फिक्र करेगा, एक फैक्टर है, वो है कि इस खिते की सलामती के हवाले से सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं कि आइंदा भी जो सिलसिला है, क्योंकि 16 अमेरिकन अड्डे थे वो सारे तबाह हुए, उसमें 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स थे वो सारे वहाँ से निकल गए, और काफ़ी हमारे जो गल्फ़ के भाई हैं मुसलमान छोटे ममालिक हैं वो डिफेंसलेस रहे। तो कोई नया सिक्योरिटी का सलामती का निज़ाम की बात भी हो रही है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की का एक कलीदी किरदार हो, जैसे हमने सऊदी अरेबिया से मुआहदा किया है। तो वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट रीजन के हवाले से अलहदा एक हो सकता है और होना चाहिए भी मेरे ख्याल में, और उसके मुतालबात मैंने देखे हैं गल्फ़ के रीजन से खुद आ रहे हैं। शेख हमद बिन जासिम हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, उन्होंने ये कहा है कि GCC प्लस पाकिस्तान एंड टर्की कुछ करें। कुछ कुवैत के इंटेलेक्चुअल्स की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है। तो इस हवाले से ये बातें अब आगे आ रही हैं, वो सेकंड स्टेप में होगा डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर द एग्रीमेंट। अच्छा, इस दौरान एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत फ्रीक्वेंट नहीं लेकिन कई बार जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के कांटेक्ट हुए हैं, और उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे जो है वो काफ़ी कॉन्वर्सेशन होती रही है। और आज भी जो है बीजिंग से जो है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने ईरानी, माफ़ कीजिएगा, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया, और एक ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो ओपन है ईरान और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के दरमियान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया कि एक तो अमेरिका और ईरान की कम्युनिकेशन जो पीस डील के हवाले से अलहदा है, लेकिन जो दो हमारे ख़ास ताल्लुकात वाले मुल्क हैं मुस्लिम दुनिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इनको हमने तलखी कम करने में, इनकी गलतफहमियाँ दूर करने में, इनको जोड़ने में हमारा भी कलीदी किरदार है पाकिस्तान का। और आपने देखा कि पिछले कोई 28-29 दिनों से ईरान ने कोई रॉकेट, कोई मिसाइल नहीं फायर किया सऊदी अरेबिया पर, और जैसे आपने सही फरमाया तो उनका रेगुलर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कायम और दायम है। और सऊदी अरेबिया ने भी गालिबन जो उनके क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप साहब को यही मशवरा दिया जो पाकिस्तान ने भी दिया है कि जनाब अब एंड द वॉर और आगे ना बात बढ़ाएं। तो उन्होंने अच्छा रोल अदा किया है, और इससे ईरान में भी एक इत्मीनान का है कि जो एग्रीमेंट चाइना ने करवाया था सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मार्च 2023 में, जो सुलह कराई थी 30-40 साल की तलखी के बाद, वो कायम है और उसमें नई तवानाई भी आ गई है नए हालात के तहत। और पाकिस्तान और चीन कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, इन दोनों का पुल बन गए हैं तेहरान और रियाद के दरमियान। मुशाहिद साहब, ये जो पीस MOU तैयार हो रहा है जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट होगी, जो कि अब हम सुन रहे हैं, और वो फिर उसके लिए बातचीत हो रही है ईरान से जो भी होना है, और ख्याल ये है कि 24-48 आवर्स के अंदर इसका कुछ होगा, तो फिर एक प्रॉपर सिग्नेचर होगा ना, एक अकॉर्ड होगा ना, और फिर वो इस्लामाबाद में ही होना चाहिए होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि सब कुछ इस्लामाबाद की वजह से हुआ है, सारी मीडिएशन इस्लामाबाद ने की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डे इन डे आउट वो इसमें शामिल रहे, तो अब जब अकॉर्ड साइन हो तो वो इस्लामाबाद में ही होना चाहिए ना। मेरे ख्याल में 2 फेज़ चीज़ होगी। जो सिग्नेचर होगा अकॉर्ड का, जो तारीखी मुआहदा है, मतलब पहला मुआहदा होगा कई 2015 के मुआहदे के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो वो मेरे ख्याल में उसका जो मुकाम है, उसका जो वेन्यू है वो इस्लामाबाद होगा। कह सकते हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड। और जो सेकंड फेज़ होगी जिसमें तवील मुज़ाकरात होने हैं, डिफरेंट सेशंस होने हैं, 30 दिन की मोहलत है, वो शायद वो शिफ्ट कर दें जनीवा। लेकिन जो पहला एग्रीमेंट है, जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो मैं कहता हूँ, वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही होगा, पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी और हमारी मेज़बानी के तहत, जो दोनों ने कबूल किए, क्योंकि दोनों को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप, अगले 24 घंटे में हम सांस रोक के बैठे, क्यों 24 घंटे? अगर कोई अभी अगर हो, क्योंकि आज अभी आपने देखा फिर ट्रंप ने कहा है कि अगर नहीं किया तो फिर ऐसी बॉम्बिंग करेंगे कि पता नहीं क्या कर देंगे, सिविलाइजेशन से शुरू हुआ। तो एक ये भी तो खौफ है कि पता नहीं कल क्या कह दे प्रेसिडेंट ट्रंप, क्या बोल दे, क्या जिक्र कर दे। तो जितने दिन ज़्यादा होंगे इतना ज़्यादा उसका इम्कान है कि पता नहीं क्या बोल दे।
मेरे ख्याल में ये वीकेंड से पहले सारा कुछ रैप अप हो जाएगा। एक और चीज़ होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आप भी जानते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्चरिंग और समथिंग कॉल्ड पॉलिसी। रेटरिक पोस्चरिंग होती है यू प्ले टू द गैलरी, आप बातें करते हैं बड़ी मजबूत। इधर से ईरान की तरफ से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी कह रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ट्रंप हो या पीट हेग्सेट हो उनके डिफेंस या सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वो भी बातें कर रहे हैं। वो अपनी पब्लिक ओपिनियन को भी राजी कर रहे हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि हम कायम और दायम हैं, हम डरे नहीं, हम यरके नहीं, वी डिडंट ब्लिंक। तो बट एक्चुअल पॉलिसी इज डिफरेंट और उसमें एक्शंस देख लें उनके और उन्हें इक़्तिदाम दे रहे हैं। खुद उन्होंने अनाउंस कर दिया अब तो ऑफिशियली कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज ओवर, और उससे पहले 2 दिन पहले ट्रंप ने कह दिया था द वॉर इन ईरान हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो वो बड़ा, और हमने तबाह कर दिया, न्यूक्लियर भी खत्म हो गया। तो आई थिंक दोनों साइड विल क्लेम विक्ट्री विच इज़ फाइन, दे आर एंटाइटल्ड टू दैट। तो मगर मेन चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव अगर उससे अमन कायम होता है तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये कि जाहिर है कि अमन डॉक्यूमेंट की आज बात तो हो रही है, अमन की आज बात तो हो रही है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब से कोई 8-10 दिन पहले ये तो ब्रेक डाउन सा हो गया था ना कि अमेरिकन आए नहीं, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा था, वो टर्मैक से वापस चला गया, फिर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आ रहे थे, वो एयरपोर्ट से वापस चले गए, ईरानी यहाँ से चले गए और टोटल ब्रेक डाउन हो गया। बट समथिंग हैपेंड, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक दिल शिकन बात थी ना, लेकिन जो पाकिस्तान की लीडरशिप है जो कि इसने सबने मीडिएट किया है, तो इट्स मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग ये जो पिछले 8-10 दिन के दौरान हुआ है, जिससे कि रिकन्स्ट्रक्ट हुई ये सारी सिचुएशन जो कि एक ब्रेकडाउन का शिकार थी। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसकी कुछ शुद्धबुद्ध है, क्या हुआ? वैसे मेरा वही असेसमेंट था जब ये हुआ ब्रेकडाउन, मुझे बीबीसी ने भी पूछा और अल जजीरा ने भी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये हो रहा है लेकिन ये एक स्टेलमेट है, ये ब्रेकडाउन नहीं है। और स्टेलमेट इसलिए है कि ठीक है उधर मामला रुक गया है, कोई लॉबीज भी काम कर रही हैं, दोनों तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू एन एग्रीमेंट। असल में कामरान साहब वो 21 घंटे जो इस्लामाबाद में थे 11-12 अप्रैल को, ये जो MOU जो हम बात कर रहे हैं इसका मसवदा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका था। वो तो आखिरी वक्त वो पुल आउट कर दिया ट्रंप ने उसको, JD वैंस को, और वापस चले गए एम्प्टी हैंडेड, वरना वो ऑलमोस्ट तैयार था। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट जाता है ये, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को कि उन्होंने जो रोल अदा किया। फिर डार साहब का भी बड़ा रोल है, ही हैज़ बीन ऑन द टेलीफोन ऑल्सो टॉकिंग टू अब्बास अरगची और दूसरे दोस्तों को भी। तो पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स थी और इसमें बड़ा एक अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, वी शुड बी प्राउड एज पाकिस्तानीज कि जो किस किस्म का जो एतमाद उन्होंने हम पर, दे रिपोज दिस कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कि पाकिस्तान वाकई ऑनेस्ट ब्रोकर है, पाकिस्तान वाकई खुश उसलूबी से और खलूस से नीयत से काम कर रहा है और ये अमन के लिए कर रहा है। और उसमें हमने इनको सिर्फ एक पुल का किरदार नहीं अदा किया, हमने उनको आइडियाज़ भी दिए, हमने उनको मशवरे भी दिए। जैसे हमने उनको भी कहा कि ये आप ब्लॉकेड लिफ्ट करें ट्रंप को, हमने ईरानियों को भी कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दें, हम उनको भी कहा कि आप हाथ हौला रखें जैसे कहते हैं। तो हमारा मशवरा सुना भी गया और माना भी गया। ये अच्छी खुशाइंद बात है, चाहे वाशिंगटन DC हो और चाहे तेहरान हो, एंड इट्स नॉट ईजी टू रिकनसाइल द टू, बट वी मैनेज दैट। 47 साल के बाद पहली दफ़ा हमने उन दोनों लीडर्स को एक कमरे में लेके उनकी मुलाकात करा दी, उनके हाथ मिला दिया और मुस्कुराहट भी उनके चेहरे में आ गई और एक नॉर्मल सिविलाइज गुफ्तगू करा दी। ये तो बड़ी तारीखी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। शायद फख्र होना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शायद वाहिद इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने के पिछले 4 वीक में 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप से अपनी प्रपोजल, अपनी सजेशन पे यस करवाया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा उसका क्रेडिट भी दिया उनको। तो ये तो इन्फ्लुएंस और ये हमारी रीच हो गई है। तो अब हमारी इकॉनमी वगैरह, हमारे दूसरे मसाइल जो कि असल हमारे मसले हैं, उसमें फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से यस मिलेगी और कुछ उस हवाले से भी कुछ हम देखेंगे कि सब कुछ तो हमने कर लिया। अब वो जो रियल टर्म्स है, डॉलर सेंट्स जो हैं, नॉट इन कैश फॉर्म, लेकिन बहरहाल एक हमें इस हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए ना। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो हमें उसके डिविडेंड्स जरूर मिलेंगे, लेकिन कामरान साहब इसमें कहता था ना शेक्सपियर जूलियस सीजर में, डियर ब्रूटस द फॉल्ट लाइज इन अस। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, अपना लाल फीता ठीक करें, आप इन्वेस्टर्स को मौका दें। आपने तो जकड़ा हुआ है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को, आप उनको खुली फिजा दें, आप उनको मौके दें। इस मुल्क में इतनी जान है, पीपल विल ब्लॉसम।
ये जो स्ट्रेट कंट्रोल्स हैं और अननेसेसरी रेगुलेशंस रूल्स, हमने तो एक पुराने जो कम्युनिस्ट सिस्टम होता था 50-60s की इकॉनमी बनाई हुई है जिसमें वो पर्क्स और प्रिविलेज रखे हुए हैं, और वो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये इशू इज़ इन इस्लामाबाद, इन द ब्यूरोक्रेसी इन इस्लामाबाद, वो हमें चेंज करना पड़ेगा, वरना कोई ISFIC आ जाए, कोई और इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, वो कामयाब नहीं होगी। प्लस द सिक्योरिटी इशू एट होम, तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन माहिदी की खबरों ने ग्लोबल इकॉनमी में भी नई जान डाल दी। गोया अमन की हवाएं चलीं तो आलमी मार्केट से ग्लोबल मार्केट झूम उठी हैं। अमेरिका से यूरोप और एशिया तक के इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होना शुरू हुआ है और हमेशा की तरह सबसे पहला और बड़ा रद्द-ए-अमल तेल की कीमतों में आया, जहां ब्रेंट क्रूड 6.6% कमी से $103 फी बैरल तक ट्रेड करता रहा, जबकि WTI भी तकरीबन 6.3% कमी से $95 फी बैरल तक आ गया। आज एक वक्त में ब्रेंट क्रूड $96 फी बैरल तक भी आ गया था। ये कमी इसलिए गैर मामूली है क्योंकि एक ही दिन में पिछले एक महीने की ये सबसे बड़ी गिरावट है और कीमतें 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में तेल की कीमतें मेक और ब्रेक का किरदार अदा करती हैं। आज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी जबरदस्त रिकवरी दिखाई, जहां एक ही दिन में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, तकरीबन 4.25% मार्केट बढ़ गई और मार्केट 1,71,704 पॉइंट्स पे बंद हुई। आज ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त में मार्केट 7,346 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंची, जो इन्वेस्टर्स के एतमाद में बेहतरी की अक्कासी करती है। दिलचस्प बात यह भी है कि आज मार्केट उस सतह से भी ऊपर जा चुकी है जो जंग से पहले 27 फरवरी को 1,68,062 पॉइंट्स पर थी। मार्केट्स के लिए अच्छी खबर, अवाम के लिए अच्छी खबर, अक़वाम आलम के लिए अच्छी खबर। अल्लाह करे ये माहिदा मुकम्मल भी हो जाए, सिग्नेचर भी हो जाए और मुज़ाकरात भी शुरू हो जाए। इस पर बात करते हैं ख़ास तौर पे इकनॉमिक रिकवरी के हवाले से, पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जंग माहौल या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो तेल की कीमतें होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ज़ाहिर इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, इतना बड़ा हमारा इम्पोर्ट बिल है, तेल का बिल है। तो आज जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट्स कॉन्फिडेंट थी, कुछ सेलिब्रेट कर रही थी, हमारी स्टॉक मार्केट भी कर रही थी, तो उसकी बड़ी वजह पीस एग्रीमेंट है। ज़ाहिर है कि उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई हैं। तो हमारे लिए सबसे इत्मीनान की बात यह है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काबू में आ जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। पीस एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ पीस एग्रीमेंट इज़ देयर देन डेफिनेटली ऑयल प्राइस विल कम डाउन। तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑयल प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन का एलिमेंट आता है। हमने अभी आपने देखा, आपने जो एक बात कही कि हमारा इंडेक्स जो है वो प्री वॉर के लेवल से ऊपर आ गया है, और प्री वॉर जो है उस वक्त इंटरेस्ट रेट हमारा 10.5 था, आज 11.5% है। इवन इंटरेस्ट रेट भी ऊपर है 1%, फिर भी हम उसके आगे चले गए। मतलब ये है कि लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए कि आगे जो इन्फ्लेशनरी आउटलुक है वो कंट्रोल में रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चला जाएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और स्टेट बैंक ने चूँकि प्रोएक्टिव अप्रोच करी है और उन्होंने ये अप्रोच करी है कि आगे जाके अगर थोड़ा सा ज़्यादा ये लिंगर ऑन हुई ये वॉर तो ये इम्पैक्ट्स होंगे, इसकी वजह से ये अप्रोच की गई है। तो मेरे ख़्याल से एक कॉन्फिडेंस लोगों को गया है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक नहीं होगा, और लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑयल प्राइस नीचे जाएगी, इसकी वजह से अब तो पिछले 1-1.5 महीने से यही हो रहा है कि ऑयल प्राइस अगर ऊपर होती है तो मार्केट नीचे जाती है, ऑयल प्राइस नीचे जो होती है मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अब एक पीस ऑफ माइंड हो रहा है और एक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब ये जो वॉर जो है उसमें जो सीज़ फायर हुआ है, इसके बाद अब दोबारा से वॉर शुरू नहीं होगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ गया है और इसकी वजह से ऑयल की प्राइस अब कम होना शुरू होगी इंशाल्लाह। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट के नंबर्स, मार्केट के कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कि अगर आप 9 महीने के रिज़ल्ट भी अगर आप देखें तो तकरीबन 8.5-9% की ग्रोथ है।
मतलब हमारी पूरे साल की तकरीबन 2 ट्रिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी होगी इंशाल्लाह इस साल FY26 में, जो कि 8.5-9% की कहाँ से आती है ये ग्रोथ, ये प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्योंकि कंट्री की ग्रोथ जो है वो तो 2.5-3% है, 3% है। तो ये इस जगह पे जहाँ पे ग्रोथ ये हो, वहाँ पे ये ग्रोथ जो है वो उसकी आपने जैसे फरमाया एक है, थोड़ी सी उसमें हैरत भी होती है, लेकिन फिर भी इस गुंजाइश बहुत कम है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस दफ़ा जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर में 3% की ग्रोथ हुई है। अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आप देखें वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, जिसमें कोई 50% 40 से 42% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसमें डीरेगुलेशन हुआ है, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा फूड सेक्टर में 17 से 20% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा कंज्यूमर में हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। तो आप जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, आप ये उसका भी इंडेक्स देखें तो इस 9 महीने का कोई 6% की ग्रोथ है, ठीक है ना। 65 से 70% की हम यूटिलाइजेशन लेवल पे चले गए हैं, जो कि ये 50% से नीचे थी। तो ये वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी थोड़ी हुई है और थोड़ी प्राइस गेन्स भी हुए हैं, इन्फ्लेशनरी भी बढ़ी है। शायद भाई गोइंग फॉरवर्ड, जो अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस करें तो अभी तो बजट का ज़माना आ गया है। अब इन अ फ्यू वीक्स हम बजट देखेंगे, और बजट पे सारा जो पूरी कॉर्पोरेट हमारा बिजनेस, हमारी इकॉनमी सब उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि जिस लेवल की टैक्सेशन में अभी हमने पिछला साल गुजारा, उससे पहले गुजारा, जिस लेवल के हम सुपर टैक्स दे रहे हैं, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो कोर्ट ऑर्डर्स या वॉटेवर की वजह से जो है वो आपको किस लेवल की जो है वो लिक्विडिटी जो है वो ड्रेन हुई है, और आगे भी सैलरीड क्लास है, कंजम्पशन नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर इसी किस्म के बजट पे हम एंटर हो गए तो ये जितना आप एक बड़ा अच्छा सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, ये तो बुरी तरह से स्ट्राइक करेगा। हमें तो देखना है कि हम किसी तरह से बजट के अंदर कोई कंसेशंस दे सकें, कुछ लोगों के हाथ पांव खोलें। आई थिंक कामरान भाई, इसको ये देखें कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने माइंड मेकअप कर लिया था प्री वॉर के सुपर टैक्स में कमी या ख़त्म करने का था, लेकिन चूंकि वॉर हुई इसकी वजह से गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यूज़ इम्पैक्ट कर गए, बिकॉज पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सही तरह पास ऑन नहीं हुई, और इसके अलावा जो हमारे वहाँ पे भी थोड़ा डेफिसिट आना शुरू हुए क्योंकि हमने सही तरीके से पूरी पास ऑन नहीं करी। तो लेकिन अगर हम दोबारा से अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये वॉर ख़त्म हो गई है, पीस अकॉर्ड हो जाएगा, और ऑयल की प्राइस अगर हमें लगती है कि $80-85 तक अगर हम जा सकते हैं, हम $89 तो आज हमने पहुँच गए थे। क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो $89 हो गई थी एक लेवल पे, और अगर ये 75-80 डॉलर्स में चली जाएगी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो अपना माइंड बनाया हुआ था कि हम सुपर टैक्स में कमी लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अगर थोड़ी सी कम कमी लाएंगे रादर देन जो उन्होंने माइंड मेकअप किया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो टैक्सेशन जो है वो माइंड बनाया हुआ है कि थोड़ा कमी की तरफ जाएंगे, ताकि ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना शुरू हो। क्योंकि देखें ना, मल्टीनेशनल्स भी और ये सब भी क्यों छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट था जो कि कम हो गया, अब सही हो गया। हाई टैक्सेशन इन्वायरमेंट है और हाई एनर्जी, तो एनर्जी की प्राइस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लिया है कि इन सब चीज़ों पे काबू पाना है, हल्का हल्का का। और गवर्नमेंट चूँकि IMF प्रोग्राम के अंदर है तो वो जितना हो सकती है उतना किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आइडियली तो सुपर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। आइडियली तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो टैरिफ है वो वही होना चाहिए जो नीचे होना चाहिए, जो कि ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट है। लेकिन चूंकि हमारी जो रेजिडेंशियल है उनको सब्सिडी दी हुई है तो उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है कि अगर हम एनर्जी को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम टैक्सेशन। लेकिन शायद भाई के जंग ने तो ये नहीं रोका था किसी को, FBR को या गवर्नमेंट को, कि आप इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को कम से कम करें, कैश इन सर्कुलेशन को कम से कम करें। और जो ये सारा मामलात जो कि एक बड़ा डेंट, असल मसला तो रेवेन्यू कलेक्शन का है। रेवेन्यू कलेक्शन में जब इतना बड़ा आपका हिस्सा
एक तरफ साइड पे हो जाएगा। आज भी आप देखें फेज़ 8 पे जो है वो किस तरह से करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो किस वॉल्यूम से जो है वो सर्कुलेट हो रही है, और हम उसको बाकायदा ऑफिशियल छतरी से जो है उसको चलवा रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये लास्ट बजट में भी इनको रिकमेंडेशन दिया गया था कि रिटेल सेक्टर पे आप टैक्सेशन करें, जो कि बिल्कुल भी टैक्स नेट में नहीं है। एग्रीकल्चर पे थोड़ा टैक्स बढ़वाएं, जो कि प्रोविंशियल लेवल की बात है, लेकिन उनको कुछ बढ़वाना चाहिए। आई थिंक रियल इस्टेट सेक्टर में अच्छा खासा टैक्सेशन हो चुका है, और लेकिन मेरा ख्याल से एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और उन्होंने यही कहा था। और ये भी सॉरी शायद क्योंकि टाइम कम है कि आगे फॉरवर्ड लुकिंग ये जंग जैसे ठहरती हो, जैसे कि इंशाल्लाह अभी ठहर ही रही है और ठहर जाएगी, गोइंग फॉरवर्ड जो है ना बाय द एंड ईयर और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर तो ऑयल प्राइसेस तो बहुत नीचे जाएंगी और काफ़ी हद तक जो है वो सिंक करेंगी। और ख्याल ये है कि शायद इन 9 मंथ्स और 10 मंथ्स हम फिर वो ग्लट वाली सिचुएशन देखें जो प्री वॉर हम देख रहे थे। तो ये भी तो देखना चाहिए बजट बनाने वालों को कि आगे जो सूरत हाल है उसमें गुंजाइश भी पैदा हो रही है, और फिर अगर वो कुछ मेहनत करें, डिजिटाइज करें, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, तो फिर वो कंसेशन जो देने हैं वो बिजनेस को और कॉर्पोरेट को वो देने चाहिए ना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही हम प्री वॉर लेवल पे आ जाएंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हमारी यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ जाएगा, और हमारी डेफिनेटली उसके ऊपर और ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्सेशन मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे फैसले करने चाहिए, और ये अगर करेंगे तो ज़ाहिर है बिज़नेस के लिए भी अच्छा होगा, बिज़नेस के रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और इंशाल्लाह मार्केट भी इसका इम्पैक्ट करेगी। और मार्केट जो आजकल 7.5 के मल्टीपल पे है वो री-रेट हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें हों। इसका ताल्लुक आप इससे भी देखें ना कि मार्केट में माशाल्लाह से कैपिटल रेजिंग भी अच्छी हो रही है मार्केट में। मतलब आजकल मार्केट में हाईएस्ट जो है वो बड़े जो है वो कैपिटल रेजिंग हो रही है, आईपीओज़ हो रहे हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर आईपीओज़ हो रहे हैं। तो मई के महीने में आप देखें कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जो है वो आईपीओज़ की तरफ हम जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लोग जो है नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें ज़रा सपोर्ट करना चाहिए, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए भी और बिजनेस ओनर्स के लिए भी, और डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए भी। थैंक यू सो मच। शाहिद अली हबीब हमारे साथ थे, CEO आरिफ हबीब लिमिटेड। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।